बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के प्यारे लोगों, पाकिस्तान से प्यार करो। ये लाखों कुर्बानियों के बाद, असमतें लुटने के बाद ये मुल्क बना है। दोस्तों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि बेसिक प्रिंसिपल फॉर ग्रांटिंग फिजिकल रिमांड, ये जो जिस्मानी रिमांड दिया जाता है, इसको बुनियादी असूल कौन से हैं। पहली बात तो ये है कि जी पहले जो 15 दिन होते हैं उसमें मजिस्ट्रेट को ये अख्तियार हासिल होता है कि वो जुडिशल कस्टडी में उसको नज़रबंद करे, लेकिन वो इसको पुलिस कस्टडी में अथोराइज नहीं करता कि पुलिस के पास वो रहे। हाँ, अगर पुलिस कोई एक्सेप्शनल ग्राउंड्स दे, कोई ऐसे हालात हों कि वो कहे कि जनाब हमने बरामदगी करनी है, पूछगछ करनी है, तो वो भी फिर बहुत थोड़े टाइम के लिए रिमांड दिया जा सकता है। एक और पॉइंट, दूसरा पॉइंट ये है कि मजिस्ट्रेट जो है जब रिमांड देगा तो वो उस रिमांड दिए जाने की रीज़न भी जो है ना वो लिखेगा कि जनाब ने इस वजह से रिमांड दिया। मजिस्ट्रेट शेल फॉरवर्ड अ कॉपी ऑफ हिज ऑर्डर पास्ड अंडर सेक्शन 167 CRPC टू द सेशन जज कंसर्न्ड। मजिस्ट्रेट जो भी हुक्म वो लिखेगा उसकी एक कॉपी सेशन जज को जो है ना फॉरवर्ड करेगा। सेशन जज ज़ाहिर है उसका ऑफिसर होता है, बड़ा अफसर होता है, पूरे ज़िले का अफसर होता है। चौथा पॉइंट इसका ये है जनाब, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 15 days द मजिस्ट्रेट शैल रिक्वायर द पुलिस टू सबमिट कंप्लीट और इनकम्प्लीट चालान एंड इन केस। 15 दिन तक तो वो दे सकता है, उसके बाद नहीं दे सकता रिमांड। लेकिन जब 15 दिन गुजर जाएं फिर मजिस्ट्रेट पुलिस को कहेगा कि जनाब चालान मुकम्मल हुआ है या नहीं मुकम्मल हुआ, यानी जो जो कुछ उन्होंने लिखना था। चालान क्या होता है, बताते हैं कि ये गुनाहगार है या नहीं, इसके से क्या बरामद हुआ है, इसने क्या जुर्म किया था, ये सारी बातें। तो वो कहेगा जी कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, ये पेश करें। द चालान इज नॉट सबमिटेड ही शैल रिफ्यूज फर्दर डिटेंशन ऑफ द अक्यूज्ड एंड शैल रिलीज हिम ऑन बेल विदाउट श्योरिटी। अगर चालान 15 दिन में नहीं पेश किया जाता तो मजिस्ट्रेट को ये अख्तियार है कि वो उसे बेल पर रिहा कर दे, जमानत उसकी दे दें, श्योरिटी के साथ भी और श्योरिटी के बगैर भी। पांचवा पॉइंट दोस्तों इसमें यह है कि आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 15 days नो रिमांड शैल बी ग्रांटेड अनलेस द एप्लीकेशन इज मूव्ड बाय द पुलिस फॉर द ग्रांट ऑफ रिमांड। 15 दिन के बाद वो रिमांड नहीं देगा जब तक कि पुलिस दरख्वास्त ना दे और रीज़न लिखे कि जी हमें इसका रिमांड क्यों चाहिए। The application moved by the prosecution police after the expiry of 15 days of the arrest of the accused be treated as an application for adjournment under section 344 CRPC। ये जो पुलिस दरख्वास्त देगी या प्रोसिक्यूशन दरख्वास्त देगा डिपार्टमेंट, तो ये समझी जाएगी कि ये 344 CRPC के तहत दी गई है। सातवां इसमें दोस्तों पॉइंट ये है कि बिफोर ग्रांटिंग रिमांड द मजिस्ट्रेट शैल एश्योर द एविडेंस सफिशिएंट टू रेज that the accused has committed the offence has been collected by the police and that further evidence will be obtained after the remand is granted। मजिस्ट्रेट साहब जब रिमांड देंगे तो ये देखेंगे कि ऐसे शवाहद हैं, ऐसी एविडेंस हैं जिसकी वजह से लगता हो कि ये जुर्म इसने किया है, और पुलिस ने अब मज़ीद उसको जो है ना एविडेंस कलेक्ट करने, इसलिए रिमांड चाहिए। आठवां पॉइंट इसमें दोस्तों ये है कि द मजिस्ट्रेट शैल नॉट ग्रांट रिमांड इन द एब्सेंस ऑफ द अक्यूज। जब भी देंगे वो अक्यूज को वहाँ पे पेश किया गया होगा, वो देखेगा कि अक्यूज के क्या हालात हैं, सेहत के मामला, मेडिकल उसका हुआ है या नहीं। द मजिस्ट्रेट शुड अवॉइड गिविंग रिमांड एट हिज रेजिडेंस। मजिस्ट्रेट जो है उसको अपने घर में रिमांड की इजाज़त देने की इजाज़त, जैसा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज में आप घर भी चले जाएंगे ना तो आपका केस सुन लेगा वो, लेकिन मजिस्ट्रेट को इजाज़त नहीं। द मजिस्ट्रेट शैल गिव अपॉर्चुनिटी टू द अक्यूज्ड टू रेज ऑब्जेक्शन इफ एनी टू द ग्रांट ऑफ एडजर्नमेंट रिमांड। मजिस्ट्रेट ये मौका देगा अक्यूज्ड को, मुलज़िम को, कि वो ऐसी रीज़न बताएं कि मज़ीद रिमांड पुलिस को ना दिया जाए। इसके लिए फिर पुलिस, इसलिए फिर इसके लिए अक्यूज़ के वकील साहब पेश होते हैं। 11वां पॉइंट ये है कि मजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड ऑब्जेक्शन व्हिच मे बी रेज्ड बाय एन अक्यूज्ड पर्सन एंड शैल गिव रीजन फॉर द रिजेक्शन ऑफ द सेम। अब मजिस्ट्रेट साहब जो हैं वो जो एप्लीकेशन अक्यूज की तरफ से आई होगी कि मज़ीद रिमांड ना दिया जाए, इसे जुडिशल कर दिया जाए ताकि वो बेल अप्लाई कर सके, तो मजिस्ट्रेट साहब अगर वो उस एप्लीकेशन को जो अक्यूज की तरफ से आई है
نہیں مانتے تو اس کی ریزن دیں گے کہ کیوں نہیں. 12th پوائنٹ اس کا یہ, the magistrate shall examine police file before deciding the question of remand. پولیس کی فائل مجسٹریٹ صاحب دیکھیں گے مزید ریمانڈ دینے کے حوالے سے. 13واں پوائنٹ اس کا دوستو یہ ہے کہ if no investigation was conducted after having obtained remand, the magistrate shall refuse to grant further remand adjournment. اگر مجسٹریٹ صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ریمانڈ لینے کے بعد پولیس نے کوئی انویسٹیگیشن نہیں کی تو مجسٹریٹ صاحب مزید ریمانڈ پھر نہیں دیں گے. 14th point یہ, the magistrate shall not allow remand after 2 months, which is reasonable time of the arrest of the accused unless it is unavoidable. 2 ماہ اگر گزر چکے ہوں ریمانڈ میں ملزم کو اور پھر پولیس کو وہ مزید ریمانڈ نہیں دیں گے تا وقت کہ کوئی unreasonable معاملات ہو. 15واں point, in case complete challan is not submitted, the magistrate shall commence trial on the strength of incomplete challan and examine the witness given in the list of witness. اگر کمپلیٹ چلان نہیں پیش کیا جاتا مجسٹریٹ صاحب کے سامنے تو مجسٹریٹ صاحب پھر بھی ٹرائل جو ہے وہ شروع کر دیں گے اور ایگزامن کریں گے ان گواہوں کو جن کا وٹنس لسٹ میں نام ہوگا. 16واں پوائنٹ 16, if the challan is not submitted within 2 months, the magistrate shall report the matter to the session judge of the district and also bring the default of the police to the notice of superintendent of police of the district. چلان اگر 2 ماہ میں جمع نہیں ہوتا تو مجسٹریٹ جو ہے وہ سیشن جج صاحب کو رپورٹ بھیجے گا جو ڈسٹرکٹ کے سیشن جج صاحب ہوں گے. اینڈ آلسو برنگ دا ڈیفالٹ آف دا پولیس ٹو دا نوٹس آف سپرنٹینڈنٹ آف پولیس, اور ایس پی کے سامنے بھی یہ بات رکھے گا کہ پولیس نے ابھی تک اس کیس میں چلان نہیں دیا. 17 point, the magistrate shall not grant remand mechanically for the sake of cooperation with the prosecution. مجسٹریٹ صرف میکینیکلی نہیں کہ بس ٹھیک ہے جی ریمانڈ دے دیا صرف پروسیکیوشن یا پولیس کے کہنے پر اس کے تعاون کرنے سے, بلکہ ریزن لکھے. اس کا ایک اور آخری پوائنٹ یہ ہے 18واں, the magistrate shall always give reason for the grant of remand and adjournment. ریزن لکھے گا جب بھی وہ ریمانڈ دے گا. Magistrate should realize that they are answerable and accountable to the High Court for the illegalities and irregularities done by them, and that the court under section 439 ہائی کورٹ کو سیکشن 439 کے تحت مجسٹریٹ صاحب جو ہیں وہ جواب دہ ہیں اس حوالے سے اگر انہوں نے کوئی بے قاعدگی کی ریمانڈ کے حوالے سے. CRPC is quite competent to examine the correctness of the orders passed by them, and in case they violate the instruction given by High Court, serious action may be taken against them. 1984 PCRLJ 2588. CRPC جو ہے یہ بالکل واضح ہے کہ اگر غلط آرڈر پاس کیا گیا ہو تو ہائی کورٹ جو ہے وہ سخت ایکشن لے سکتی ہے مجسٹریٹ کے خلاف. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.